नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। कर्ज पर कलह, संकट, सियासत और समाधान। दरअसल उत्तराखंड की वित्तीय माली हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। राज्य पर अब तक 73,751 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। खास बात यह है कि राज्य सरकार को कर्ज और ब्याज चुकाने के लिए ही ब्याज में उधार लेना पड़ रहा है। कैग के पिछले 5 वर्षों के कर्जे की रिपोर्ट सदन में रखी गई। सरकार पर कर्ज घटने के बजाय हर साल बढ़ता जा रहा है। इसके उलट आय में कोई खास वृद्धि नहीं हो रही है। यही वजह है कि सरकार को रिक्त पदों पर स्थायी कर्मचारियों को रखने के बजाय आउटसोर्स से रखने पड़ रहे हैं, जिससे ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर अनावश्यक बोझ न पड़े। वर्ष 2016-17 में उत्तराखंड पर 44,583 करोड़ का कर्ज था, जो वर्ष 2021 में 73,751 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी इस अवधि में सरकार 29,168 करोड़ का कर्ज रिजर्व बैंक के जरिए उधार ले चुकी है। सरकार को अपने कुल कर्ज और ब्याज चुकाने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है और उस रकम से 70.90% इस एवज में जमा करना पड़ रहा है। यानी लगभग 29% बजट उसके वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य कार्यों में काम आ रहा है। गौर हो कि उत्तराखंड पर सबसे ज्यादा बाजारी ऋण है। रिजर्व बैंक के जरिए राज्य सरकार ये कर्ज उठाती है और इसकी कुल राशि 53,302 करोड़ है, जबकि भारत सरकार की देनदारी 3,813 करोड़ की है। अब राज्य सरकार कर्मचारियों के जीपीएफ, ईएफ, राष्ट्रीय बचत स्कीम में भी 16,636 तक करोड़ की उधारी कर चुकी है। ऐसे में चिंता इस बात की है कि सरकार को जब कर्ज और उस पर लगने वाले ब्याज को ही चुकाने के लिए उधार लेना पड़ रहा हो, तो इससे विकास कार्यों को कैसे शुरू कर पाएंगे। ऐसे में तो राज्य सरकार अपने संसाधनों से कोई बड़े प्रोजेक्ट बनाने की सोच भी नहीं सकती, लिहाजा उसे केंद्रीय अनुदान के भरोसे ही निर्भर होगा। देखिए, कैग की रिपोर्ट में उत्तराखंड को कर्जे की गिरफ्त में बताया गया और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक वर्ष जो है उत्तराखंड सरकार को जो है अपने उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की जो हमारी कर्मचारी गणों की जो है तनख्वाह है या फिर जो अन्य विकास कार्य, उन सब के लिए जो है कहीं ना कहीं हमारे को जो है कर्जा लेना पड़ता है। और क्योंकि उत्तराखंड के जो आय के साधन है वो सीमित है, वो संसाधन जो है बहुत सीमित है, इसलिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है जनमानस की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, जनमानस के विकास के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है कर्जे का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मैं वर्तमान सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, जो कि अभी 2 दिन पहले जिसका जो है बजट लगभग 65,500 करोड़ रुपये का पारित हुआ है, तो मुझे अंदेशा लगता है कि धामी सरकार जो है आगामी वर्ष में इस कर्जे को भी जो है कम करने का काम करिए और कहीं ना कहीं जो है जिस प्रकार से टूरिज़्म को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, जिस तरीके से ऑल वेदर रोड का काम हो रहा है, जिस प्रकार सड़कों का कार्य हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है कर्जे से भी बाहर निकलेंगे, उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाएंगे और निश्चित रूप से आगे जो है हमारे उत्तराखंड के जो आय के साधन हैं, आय के स्रोत हैं, उसको बढ़ाने में जो है धामी सरकार व मंत्रीगण व सभी विधायकगण जो है पूर्ण निष्ठा और कार्य के साथ कार्य करेंगे। तो इसलिए आगामी वर्ष में जो है घाटा और जो हमारा जो कर्जा है वो कम होने की जो है पूर्ण जो है मैं आश्वस्त हूँ कि मुझे लगता है कि जरूर जो है उत्तराखंड में कर्जा कम होगा। हाल ही में कैग के द्वारा जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके अनुसार आज उत्तराखंड राज्य की हालत आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया के समान हो गई है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि 2017 में जब पूर्ववर्ती कांग्रेस की हरीश रावत सरकार ने प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार को सत्ता सौंपी थी, तो राज्य के ऊपर कुल कर्ज 44,000 करोड़ था, जो 17 सालों में अलग अलग मुख्यमंत्रियों के द्वारा लिया गया था। लेकिन अकेले पिछले 5 सालों में जो 3 मुख्यमंत्री हुए, चाहे TSR 1, TSR 2 या पुष्कर सिंह धामी, तीनों ने मिलकर 30,000 करोड़ का बकाया कर्ज लाद दिया, थोप दिया उत्तराखंड वासियों के ऊपर। ऐसे में लगातार जिस तरह से कर्ज लिया जा रहा है उसका 70 या 71%
ब्याज के रूप में चला जा रहा है और राज्य के विकास कार्यों के लिए कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन के लिए बच रहा है तो मात्र 29%। ऐसे में राज्य कितना विकास करेगा, कितना उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये निश्चित है कि इस तरह से बढ़ता हुआ कर्ज जो कि 76,000 करोड़ हो चुका है आज की तारीख में, और आने वाले कुछ ही दिनों में ये बढ़कर 1 लाख करोड़ होने वाला है। ऐसे में ये शुभ संकेत कतई नहीं है प्रदेश के लिए, और हुक्मरानों को आमदनी बढ़ाने की या आय के स्रोत बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। वित्तीय कुप्रबंधन के कारण उत्तराखंड राज्य आज 2 दशक में 21-22 साल हो रहे हैं, उसी में कर्ज में डूब गया है। 75,000 करोड़ को भी पार कर गया है, जबकि हमारा पड़ोसी राज्य उसको 50 साल उसके जन्म को हो गए हैं, उसके बावजूद उसका आधा भी वहाँ पर सरकार पर या राज्य पर कर्ज नहीं है। तो ये सारे इसके लिए हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है उत्तराखंड का वो जिम्मेदार है, क्योंकि उनको वोटों के लिए वो संसाधनों को लुटाते रहे हैं कि भाई आप हमें वोट दो, आप कुछ जिसको जो चाहिए वो ले लो, जिसको जो लूटना है वो लूट लो। खुश करने के लिए किसी को कुछ दो, किसी को कुछ दो, किसी को फ्री में बांटो, इस तरह से जो व्यवस्था शुरू कर दी है उसकी वजह से आज ये हालत है। और राज्य का जो फिस्कल डेफिसिट जो होते हैं, कल ही बजट आया था, उसमें देखिए कि जो वैसे उसके लिमिट 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो तो 8% को भी क्रॉस कर गया। क्या कहते हैं, वहाँ आपने 63,000 करोड़ का आपने बजट बना दिया, और आपकी आमदनी जो है 40-45,000 करोड़ भी नहीं है, वो 40-45,000 करोड़ भी जब केंद्र सरकार देगी, जो केंद्र से जो राज्यांश देंगे तब जाके होगा। वो नहीं आप बजट बनाते जाओ, इधर घोषणाएं करते जाओ। ये घोषणा भी उत्तराखंड की जो है ना सो डुबो देंगे, उत्तराखंड राज्य को डुबो देंगे। लेकिन चलिए, तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि साल दर साल किस तरीके से उत्तराखंड सरकार पर कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले देवभूमि पर कर्ज जो है 2016-17 की बात करेंगे, जहां पर ऋण जो है वो 44,583 है, और जो अभी तक भुगतान किया जा चुका है वो राशि भी आपको बता रहे हैं। 2016-17 में जो भुगतान है वो 65.74% कर दिया गया है। 17-18 की बात करें तो 51,831 रुपए ऋण है, जिसमें से 68,068.27% जो है वो भुगतान किया जा चुका है। उसके बाद साल 2018-19 की अगर बात करें तो 58,029 करोड़ रुपए जो कर्ज है उसमें से 80.92% जो है उसका भुगतान किया जा चुका है। 2019-20 की बात करें तो करोड़ में ये ऋण आपको बता रहे हैं, जहां पर 65,982 करोड़ रुपए का ऋण है, 95.98% इसका भुगतान किया जा चुका है। 2020-21 की बात करें तो 73,751 करोड़ रुपए का ऋण है लिया गया, जिसमें से 70.90% जो है उसका भुगतान किया जा चुका है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार बता रहे हैं कि राज्य साल दर साल किस तरीके से राज्य पर जो कर्ज है वो बढ़ता गया। तो अब बात एक बार फिर से उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां पर कर्ज पर लगातार कलह जारी है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट को जब सदन के पटल पर रखा गया उसके बाद सरकार के पसीने छूट गए हैं इस कैग की रिपोर्ट से, क्योंकि लगातार साल दर साल किस तरीके से जो उत्तराखंड पर कर्ज है वो बढ़ता गया, वो आंकड़े तमाम जो है वो सामने आ चुके हैं। और अब ये बात भी सामने आई है कि उत्तराखंड के सरकार के पास जो कर्ज है उसको चुकता करने के लिए भी सरकार को बाजारी ऋण लेना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है, यानी कि जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए उधार ले रही है सरकार। तो आगे विकास कार्य किस तरीके से सिरे चढ़ पाएंगे, इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, भास्कर चुग जनता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, और दिनेश शक्ति त्रिखा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले त्रिखा साहब, शुरुआत पहले मैं आपसे करना चाहूंगी, बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो बाद में मैं लूंगी, लेकिन जिस तरीके से साल दर साल ये ऋण जो है वो बढ़ता जा रहा है, कल ही हमने बात की इसकी कि आखिर कर्ज जो है उत्तराखंड की सरकार पर बढ़ता जा रहा है, आखिर कैसे विकास के जो कार्य है वो सिरे चढ़ पाएंगे इस तरीके से जब सरकार कर्ज पर कर्ज लेती रहेगी? तो नमस्कार। परसों भी मैं छेड़ने वाला था, लेकिन पार्टी का बजट के ऊपर, इसीलिए मैं इसको छेड़ा नहीं।
परसों भी इस बात का मैंने बार बार जिक्र किया था कि जो बजट इन्होंने पेश किया है, इस बजट के अंदर जो जो पैसा इन्होंने दिखाया है, खर्च करा है, ये करेंगे कहाँ से? हेलो, के पास पैसे की अर्निंग कहाँ है? ये पैसा लाएंगे कहाँ से? लेकिन वो बात खुल के अब आई गई 2 दिन के बाद कि ये कर्जा लेते रहेंगे पैसा 979। लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा, पूछना चाहता हूँ कि आप क्या स्टडी बना के आए हैं आज झूठ बोलने की? क्या ऐसी स्टडी बना के आए हैं कि पब्लिक को गुमराह करने के लिए कि दुनिया बोलेंगे कि ये सब गलत है, ये सब ऐसा है, हम तो सत्यवादी हैं, हम तो बिल्कुल स्पष्ट है, हम बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं और हमारा बड़ा अच्छा बजट है, बड़ा अच्छा काम होगा। इस बजट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा का जो कटिंग होगी और इसके अंदर जो बजट को यूज नहीं किया जाएगा वो सैनिक के लिए जो पैसा इन्होंने रखा है, उन सैनिकों को सिर्फ नाम से रखा गया है बजट और सैनिकों को गुमराह करने के लिए रखा गया है और यहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए रखा गया है। बजट की राशि कम है और कर्जे की राशि ज्यादा है। क्या जोशी जी आप इसका स्पष्टीकरण देंगे? फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, बताएंगे जोशी? स्पष्टीकरण आकर देगी क्या बीजेपी की सरकार? क्योंकि देख लीजिए, जब ऋण आपको, आपके पास जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए आप उधार ले रहे हैं। संजीव वर्मा जी, उत्तराखंड पर जितना अभी तक ऋण है, सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि इस ऋण को हम लोग कम करने का काम करेंगे और अतिरिक्त ऋण को हम बढ़ाए बिना हम अपनी तरफ से इस तरह का प्रयास करेंगे कि हम अपने आय के स्रोत बढ़ाएं और कर्ज जितना आज है वो 1% भी बढ़ेगा नहीं। इस बात का सरकार पूरी तरह से आश्वासन दे सकती है। कुछ तथ्यों के आधार पर बताइए संजीव वर्मा जी, इधर उधर की बातें आज तो कृपया मत करिएगा। तथ्यों के आधार पर मुझे बताइए कि आखिर कैसे आप आश्वासन दे सकते हैं इस बात का? आप अगर अपना कर्ज चुकाने के लिए आप उधार लेंगे तो फिर आप कैसे विकास करेंगे और कैसे आप इसका आश्वासन दे रहे हैं, वो भी इतने तरीके से? विकास कहाँ से करेंगे? विकास क्या दिखाएंगे? 65,000 करोड़ का बजट आपने पेश किया, 65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आपने पेश किया, कहाँ से लाएंगे ये पैसे आप? मुस्कान जी देखिए, उत्तराखंड में हमारे आय के जो साधन है बहुत ज्यादा लिमिटेड है और हमारी एक लिमिटेशन है, ठीक है। और जो हमारे खर्चे हैं वो ऑलरेडी ज्यादा है, जिसके लिए हमको सेंट्रल से और विभिन्न एजेंसियों से ऋण हमेशा से लेना पड़ता रहा है। किंतु मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम अपने खर्चे घटाने का काम कर रहे हैं। हम अपने जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग डेवलप करेंगे। कर्ज तो लिए जाएंगे लेकिन कर्ज को साथ साथ हम लोग उसको चुकाने का भी काम करेंगे। हम अपने खर्चों को कम करने का काम करेंगे, हम अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने का काम करेंगे, जिसके लिए हम अपनी पन बिजली, हमारे पास पन बिजली परियोजनाएं हैं, हम उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम सोलर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सोलर से जो पैसे की हमारी आमदनी होगी, साथ ही जो टूरिज्म है, टूरिज्म हमारा बढ़ रहा है, टूरिज्म का हम और संवर्धन करने जा रहे हैं। और साथ ही जो हमारा श्रद्धा पर्यटन है, जो चारधाम यात्रा है और इस प्रकार की, उससे भी हमारा एक बड़ा आय का स्रोत हमको प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही खनिज विकास हुआ, मेडिकल टूरिज्म हुआ, हायर एजुकेशन हुआ और नई नई हम लोग जो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, जो बाहर से ठीक है संजय वर्मा जी। भास्कर चुग जी, आपकी प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगी। लगातार साल दर साल ये जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, ये जो ऋण बढ़ता जा रहा है, वो भी करोड़ों में, और देखिए प्रतिशत भुगतान का जो है वो बहुत ज्यादा कम है। जी नमस्कार मुस्कान जी, एएनबी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
इस बार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये हो रहा है कि जो हमारा बजट है, बजट तो हमारा 65,000 करोड़ का है और कर्जा उत्तराखंड के ऊपर वो 73,000 करोड़ का हो गया। मतलब बजट से ज्यादा हमारे ऊपर कर्जा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। इस बात को सब सहमत होंगे। आज से 5.5 साल पहले उत्तराखंड के ऊपर कुल कर्जा 44,000 करोड़ का था। 5-7 साल में ऐसा क्या खर्च कर दिया, ऐसा क्या हो गया कि हमारे ऊपर 30,000 करोड़ का लगभग कर्जा बढ़ गया। इतना खर्चा जो है 5 साल में हमने किस जगह किया, ये तो हो गए सवाल हमारे। और इन सवालों में एक बहुत बड़ा सवाल और भी है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि हम आय के स्रोत बढ़ाएंगे, लेकिन आय के स्रोत बढ़ाने का कोई भी मार्ग उन्होंने नहीं दिखाया। जो मार्ग वो बता रहे हैं ये मार्ग पहले से हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास उत्तराखंड परिवहन निगम का एक बहुत मोटा बकाया है। यह बकाया वसूलने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने कोई कदम बढ़ाया या जो कहते हैं कि भाई भाई, इससे पहले वाला जुमला मैं नहीं बोलूंगा, दोनों भाई भाई हैं, वहां भी हम हैं यहाँ भी हम हैं, तो उनसे हम वसूलेंगे ही नहीं। और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जो बसें हैं उत्तराखंड में जितने फेरे लगाती हैं उसका उत्तराखंड परिवहन निगम कोई टैक्स ही नहीं देती। और जबकि उत्तराखंड परिवहन निगम अपना पूरा टैक्स यूपी को दे रहा है। ऐसे काम कैसे चलेगा? आपने सोलर का जिक्र किया, सोलर से कोई बहुत बड़ी आमदनी नहीं हुआ करती आदरणीय भाजपा जी। और एक सवाल आपने कहा कि खनिज नीति यदि आप ढंग की बना दो तो मैं आपसे वायदा करता हूं, मैं यहाँ बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के ऊपर 1 रुपया कर्ज ही बाकी नहीं रहेगा। उत्तराखंड में इतना खनन होता है, लेकिन इस खनन का लाभ खनन माफिया उठाते हैं। लोग बड़े बड़े, जो जिसके पास एक ट्रैक्टर हुआ करता था आज वो 50-50 डंपर का मालिक बन के बैठा हुआ है। अदर स्टेट के खनन माफिया उत्तराखंड के खनन से मजल कर रहे हैं। उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह जो नए पर्यटन स्पॉट खाली चिन्हित करके उनका प्रचार करना है, उत्तराखंड की सरकार वो भी नहीं कर पा रही है। जो पर्यटन से, खनन से और उत्तराखंड की जड़ी बूटियों से हम हासिल कर सकते हैं, आय हासिल कर सकते हैं, उस आय को हासिल करने की दिशा में हमने कोई कदम नहीं उठाया। कर्ज को घटाने का दूसरा रास्ता हुआ करता है कि हम जो है अपने अनुत्पादक व्यय को घटाएं। हमारा अनुत्पादक व्यय इतना ज्यादा है कि अगर आप लाइट को ही देख ले खाली, तो लाइट में ही 50% प्लस का लाइन लॉस हुआ करता है। तो लाइट का 50% प्लस का जो लाइन लॉस है वो कैसे कम होगा, जबकि वहां पे। ठीक है, आपकी तमाम बातों से मैं सहमत हूं, आपकी तमाम बातें सही है, लेकिन 2016-17 में तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड में। बिल्कुल थी। तो उसमें देख लीजिए 44,583 करोड़ का ऋण लिया गया और उसमें से भुगतान जो है मात्र 65% किया गया है। कारण समझना चाहूंगी मैं आपसे। जी कारण समझ लीजिए ना। उत्तराखंड कब बना था मैडम, और 2017 में कितने साल हुए थे? 17 साल। 17 साल में उत्तराखंड का कर्ज था 44,000 करोड़ रुपए, जबकि इसके बीच में अस्थायी सरकार और बीच में रमेश पोखरियाल निशंक जी की सरकार, बीसी खंडूरी साहब की सरकारें भी रही। ठीक है, और उस कार्यकाल में उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद 17 साल में उत्तराखंड का कुल कर्ज 44,000 करोड़ था, जो कि हमारे टोटल बजट की राशि से बहुत कम था। आज हमारा पिछले 5-5.5 साल में इतना हमने खर्च कर दिया, इतना हमने आय के साधन नहीं बना पाए। ऐसा क्या कर दिया कि 5 साल में 29,000 करोड़ का कर्ज ले लिया हमने। ठीक है, आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। त्रिखा साहब, आपका सवाल था संजीव वर्मा जी से, उन्होंने जवाब दिया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं फिर से चाहूंगी। त्रिखा जी। संजीव वर्मा जी ने दिया आपके सवालों का जवाब। नहीं, संजीव अपना जोशी जी ने कुछ सवाल का जवाब नहीं दिया। यही चीज जो अभी हमारे मनोज जी ने पूछा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यही बातें मैंने इनसे कही। जब आपके पास बजट जो है वो 65,000 करोड़ है, देना आपने 77,000 करोड़ है, आप 29% पहले दे चुके हैं, आपके पास रह कितना गया?
क्या विकास करेंगे, क्या किसी को आप बेरोजगार देंगे, क्या किसी का आप तो आप बेरोजगार से बचाएंगे। दूसरी बात ये है कि विकास नाम की चीज है ही क्या। मैंने कल भी परसों भी यही बात कही थी कि ये जितनी भाषा बोल रहे हैं सारी झूठ है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे सिवा बातों से। भाजपा जो है सिवा बातों से उत्तराखंड की जनता को बहला रही है, उनका बेवकूफ बना रही है, और जनता जो है वो बेचारी भोली भाली अपने घर में लगी हुई है। उनसे यही पूछा, मैं जोशी जी से ही पूछता हूँ, जोशी जी आप फैमिली चलाते हैं, आपकी आमदनी तो ठन्नी है, आप खर्चा कहाँ से करेंगे, आप ये बता दीजिए। आ रही हूँ संजीव वर्मा जी, आ रही हूँ, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, बीच में मत टोकिए। वर्मा जी हैं, संजीव वर्मा जी, मैंने यही आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली के मुखिया हैं, आप अपना काम करते हैं, आपके पास 5-7 आदमी भी काम करते होंगे। जब आपकी आमदनी अठन्नी है, आप रुपया कहाँ से खर्च करेंगे। क्या आपकी भाजपा सरकार इस बात को नहीं देखती। भाजपा सरकार को सबसे पहले ये सोचना चाहिए, जितने हम ये एमएलए और जो हमारे नेतागण हैं इनको हम पेंशन देते हैं, ये सारी बंद कर दे तुरंत, और तुरंत बंद करके इनका पैसा जो है वो सारा कर्ज उतारने में लगाए, इनकी ऐसी में ना लगाए, इनको खुश करने में ना लगाए। जनता का पैसा है, जनता के ऊपर कर्ज मत बढ़ाए। आने वाले टाइम के अंदर आप भी उसके अंदर शामिल होंगे। ये स्थिति जो आपके आजकल आना चाहते हैं ना श्रीलंका वाले, ये स्थिति मत लाने दे। इसीलिए मेरी आपसे जनता की तरफ से रिक्वेस्ट है कि अपने खर्चे कम कीजिए, जितने एमएलए आपके हैं इन सब के नहीं, लेकिन इसको लेकर तो त्रिखा साहब संजीव वर्मा जी हैं वो ये कह रहे हैं, एक स्पष्ट सी बात ये कह देते हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि हमारे पास सीमित आयाम है, यहाँ पर हम ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है उत्तराखंड को, बिजली से हमने क्या फायदा ले लिया। मैं आ रही हूँ भास्कर चुग जी, ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, बिजली से हमने क्या फायदा ले लिया। भास्कर चुग ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि अवैध खनन को अगर रोक दिया जाए तो कितना फायदा हो सकता है हमें। वो चीजें नहीं कर रही है बीजेपी की सरकार या कोई भी सरकार हो उत्तराखंड में। खनन जो है वो ज्यादा कौन कर रहा है। अगर आज इसका ये नए भाजपा वाले खुद बनाना चाहे और भाजपा वाले अपने दिल से सोचे, सबसे ज्यादा उत्तराखंड के अंदर खनन माफिया जो है वो भाजपा के नेता, भाजपा के चमचे, भाजपा के भगत यही है, और कोई नहीं है। जब ये उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने आदमियों के सब ऊपर, तो आपको याद ठीक है, चलिए ठीक है संजीव, ठीक है त्रिखा साहब, ठीक है त्रिखा साहब, आ रही हूँ। संजीव वर्मा जी आ रही हूँ आपके पास, बीच बीच में मत टोकिए, बार बार कह रही हूँ मैं आपको। कांग्रेस की भाषा बोलते हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। परसों वो आप ही की भाषा बोल रहे थे, परसों वो मेरे साथ बैठे थे और बीजेपी का पक्ष ले रहे थे, तब वो बहुत सही हो गए थे। लेकिन आज अगर उन्होंने आपको तस्वीर दिखा दी, आईना दिखा दिया, तो आज वो गलत हो गए। आज वो कांग्रेस के प्रवक्ता बना दीजिए आप उन्हें। एक यही बात तो बची है बीजेपी के पास। ऐसा है भाई साहब, आपके पास सिवा झूठ बोलने के अलावा, एक दूसरे पे लाठे लगाने के अलावा झूठ आप बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं आप। ठीक है त्रिखा साहब, आ रही हूँ मैं आपके पास। ठीक है त्रिखा जी, आ रही हूँ। संजीव वर्मा जी, आपको याद होगा जब से पहली बात डिबेट हुई, दिनेश जी आपने अभी बोला कांग्रेस के चमचे, ये शोभा देता है जैसे व्यक्ति को इस तरह की बातें करते हुए। कांग्रेस के चमचे नहीं बोला मैंने कहा भाजपा के जो आपके नेता आपने कहा भाजपा के चमचे, ये ऐसी शंका है कि शोभा देती है। भगत है ना, जो भाजपा के भगत है यही काम कर रहे हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं कर रहा। ठीक है त्रिखा साहब, आ रही हूँ मैं एक बार फिर से आपके पास, लौटूंगी एक बार फिर से, आपकी प्रतिक्रिया मैं लूंगी। संजीव वर्मा जी से मैं जानना चाहूंगी, आ रही हूँ त्रिखा साहब। संजीव वर्मा जी बोलिए, अपनी बात रखें, इतने आरोप आप पर लगे हैं, कोई तो स्पष्टीकरण देंगे आप। मुस्कान जी देखिए, मैंने पहले ही कहा, बातें रिपीट मत करिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि तथ्यों के आधार पर बात करिएगा। मैं तथ्यों के आधार पर ही बात कर रहा हूँ। मुस्कान जी, मैंने पहले ही कहा, हमारे पास आय के जो रिसोर्सेज हैं बहुत लिमिटेड है, और लगभग 15,000 करोड़ के आसपास के हमारे पास आय के रिसोर्सेज हैं। तो आपको क्या जरूरत थी 65,000 करोड़ का बजट पेश करने की? आप मुस्कान जी एक बात सुनिए,
जितने हमको खर्च करना है उतना तो हम बजट उतने पैसे का तो पेश करेंगे या नहीं लाएंगे कहाँ करेंगे। से संजीव वर्मा जी, वो पैसा लाएंगे कहाँ से? मुस्कान जी, आप सुनने का प्रयास, सुनने की वो करेंगे मेरे से। आप सही तरीके से सही बात रखिए, मैं सुनूंगी आपको। मुस्कान जी मेरे को बोलने दीजिए प्लीज, मेरे को मेरा 1 मिनट का वर्जन ले लीजिए। ठीक है, बोलिए। ठीक है, बोलिए, मैं सुन रही हूँ आपको। मुस्कान जी देखिए, हमारी सरकार ने भी, माननीय वित्त मंत्री जी ने भी ये बोला है कि हमारे जितने रिसोर्सेज हैं हम उनका पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और अपने रिसोर्सेज को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और हमारी जो खर्चे हैं उन खर्चों को हम लोग कम करेंगे, और जितना आज कर्ज है वो कर्ज या तो उतना ही रहेगा या उससे कम होगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इस चीज का हम आपको आश्वासन पूरी तरह से दे रहे हैं। हम अपने आय के साधनों को बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं, और जितने भी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने खर्चे हैं वो तो हमें करने ही करने हैं, उनके लिए कर्ज भी हमको लेना ही लेना है, लेकिन जितना हम लोग कर्ज लेंगे उससे ज्यादा हम लोग अपने आय के रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे, ताकि वो एक संतुलन, जो अभी असंतुलन वाली स्थिति है उससे हम पार पा सके, और संतुलन की स्थिति में लाकर हम उत्तराखंड को और डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ा सके। वर्मा जी, आय के संशोधन कहाँ से लाएंगे, किससे करेंगे, कुछ तो बताइए। आपके पास कौन से रास्ते हैं? बता रहा हूँ, सुनने का वो रखें। देखिए, मैंने कहा पनबिजली परियोजनाएं, अभी जो लखवाड़ पनबिजली परियोजना जो 14 साल से अटके पड़ी थी, उसको हमने प्रारंभ करने का काम किया, जो केवल उत्तराखंड की जो जितनी बिजली की खपत है उसी को पूरा नहीं करेगी, बल्कि अन्य 5 प्रदेशों को भी हम लोग सरप्लस बिजली का सप्लाई करेंगे, जिससे आय के स्रोत बढ़ेंगे, और हमारी जितनी बिजली की यहाँ पर कमी है उसको भी हम लोग पूरी तरह से पूर्ण कर सकेंगे। हमारे उद्योग धंधे हम लोग जो लगातार बढ़ा रहे हैं उसका हम लोग विस्तार कर रहे हैं। जिस तरह से हम अपना एक मेडिसिटी का विस्तार कर रहे हैं, और बाहर दूसरे प्रांतों से हम जितने बड़े घराने हैं उन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप उत्तराखंड में अपना व्यवसाय को स्थापित कीजिए, जिससे यहाँ पर आय के साधन बढ़ेंगे। उसी प्रकार सोलर स्टेट बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सोलर स्टेट से कुछ नहीं होगा, ये भास्कर चुग जी ने कहा। एक बार उनसे फिर से प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी उनकी, वो कुछ कह रहे हैं। भास्कर चुग जी, आर्य वर्मा साहब। सोलर प्लांट चाहते हैं तो हम लोग रहे हैं कि आप उत्तराखंड में आइए, और यहाँ पर मैं आर्य वर्मा साहब आ रही हूँ आपके पास, एक बार बात उनकी सुन लीजिए। हम लोग लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, टूरिज्म से हम एक बहुत बड़ा आय के रिसोर्सेज हम लोग पा सकते हैं। संजीव वर्मा जी, आ रही हूँ आपके पास। मुस्कान जी 1 मिनट मेरे को दे दीजिए प्लीज। संजीव वर्मा जी, एक तो आपको अपनी आवाज से बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे लगता है, और किसी के सुनते ही नहीं है। कनन से हम अपने आय के रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, आ रही हूँ मैं आपके पास, बोला ना, एक बार फिर से आ रही हूँ मैं आपके पास। भास्कर चुग जी, स्रोत बढ़ा रहे हैं, हायर एजुकेशन और नई यूनिवर्सिटीज के। ठीक है, समझ आ गई संजीव वर्मा जी, ठीक है, समझ आ गई। आबकारी से हम आय के स्रोत बढ़ा रहे हैं, साहसिक पर्यटन से हम आय के स्रोत बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ हम अपने खर्चों में कमी करने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जितने ऋण अभी तक हैं वो। संजीव वर्मा जी, थोड़ा सा सांस ले लीजिए, पानी पी लीजिए, आराम से सुनूंगी मैं आपकी बात। एक बार मुझे उनकी प्रतिक्रिया भी लेने दीजिए, थोड़ा सा समय दे दीजिए हमें भी, उनको भी बोलने दीजिए। भास्कर चुग जी। जी नमस्कार। मैडम, मैं अभी हमारे भाजपा जी ने कुछ बातें कही, उनमें से ही कुछ बातें निकल कर आती हैं सामने। लखवाड़ परियोजना का आपने जिक्र किया, तो मेरे ख्याल से आपको इसके MOU की जानकारी होगी, तो आप जरा जानकारी देंगे कि जो MOU साइन हुआ था कितने राज्यों के बीच में हुआ था, और इसमें उत्तराखंड का हिस्सा कितना है। दूसरी बात, व्यासी परियोजना के लिए अभी अधिग्रहण हुआ, अभी डूब क्षेत्र में हमारा पूरा लोहारी गांव भी डूब गया है। कितने मेगावाट बिजली के उत्पादन का वहां लक्ष्य है, कितने मेगावाट बिजली उत्पादन वो परियोजना कर पा रही है,
और उस सारे के सारे उत्पादन में उत्तराखंड का हिस्सा कितना है। जब इनका टर्न आएगा तो मेरी इस बात का जवाब ये अवश्य देंगे। हमारी मम्मी हमें बचपन में एक कहानी सुनाया करती थी। वो कहानी थी कि एक शंख था किसी के पास। वो शंख जो है उससे जो मांगो वो दिन में एक आइटम दिया करता था। तो उस शंख से कोई मांगता था कि मुझे एक गाय चाहिए, उसे गाय दे दी। किसी ने कहा कि मुझे दूध चाहिए, उसे दूध दे दिया। किसी ने लकड़ी मांग ली, उसे लकड़ी दे दी। एक डपोर शंख था, वो बड़ा चिढ़ा। उसने कहा कि इससे बड़ा शंख तो मैं हूं, मुझसे मांगो जो मांगना है। उसने कहा मुझे एक गाय दे दे। उसने तो चिंता मत कर, मैं तुझे 1000 गाय दूंगा। कि मुझे सरसों का तेल चाहिए तो चिंता न मत कर, तुझे सरसों का तेल की पूरी कैन दूंगा। कि मेरे घर के आगे एक पेड़ लगा दे जिससे हवा आ जाए। अरे एक पेड़ छोड़, तेरे लिए मैं 1000 पेड़ लगाऊंगा। वो लगाऊंगा मैं सीमित रहे। और इसी चीज को उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड के दुर्भाग्य से चुन लिया है, जिनके पास बातों के अलावा कुछ नहीं है, तथ्य कोई नहीं है। अभी आप क्या बड़े गुस्सा हो रहे, अरे आप बड़े गुस्सा हो रहे थे। मेरे पास जो था मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जो था मैं बता रहा हूँ। आप बताइए ना, आपके पास क्या था? आपके पास क्या था भ्रष्टाचार के अलावा? आपके पास क्या था भ्रष्टाचार के अलावा? आप अरे ये कहानियां सुना रहे हो मुंगेरी लाल के, उत्तराखंड का मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हो। अरे झूठ बोलना। जो आपके मुख्यमंत्री टेलीविजन के ऊपर बोल रहे थे हजारों करोड़ रुपए कमा लो, आंखें मूंद लूंगा, ये था आपका? ये विजन थे आप लोगों के? अरे भाजपा महोदय, वो कौन सा उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा नेता था जिसके पीए ने एक चिट्ठी लिख के एक अवैध खनन का वाहन छुड़वाया था? आज के अखबारों में छपा है कि स्विस बैंक में भारतीयों के जो नोटों का प्रतिशत है, धन का प्रतिशत 50% बढ़ गया है। वो आपके गांधी परिवार, आपका गांधी परिवार है, उसमें आपका गांधी परिवार है, उसमें आपके चिदम्बरम है, उसमें आपके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है। जो 2G और कोयला घोटाले में और स्पेक्ट्रम घोटाले में और तेल घोटाले और अन्य घोटाले आपको गिनाऊं, यूरिया घोटाले, उन सब चीजों में आप लोग सम्मिलित थे। झूठ बोलते हैं आप, भाजपा का नेता जिसने वो हमला कराया था, कौन सा वो इतनी बड़ी शख्सियत है जिसके पीए ने खनन का वाहन छुड़वाने के लिए लेटर लिखा था? आप बताइए। सिर्फ बैंक के अंदर पत्थरबाजी आप करवाते हैं, आतंकवादियों से आप मिलते हैं, यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों को आप पालते हैं, शर्म नहीं आती? देशद्रोही है आप लोग। ठीक है भास्कर चुग जी, ठीक है। संजीव वर्मा जी, भास्कर चुग जी आ रहे हैं मैं आप दोनों के पास। इस तू में से बाहर निकलते हैं। ये डिबेट कई बार ऐसे मुद्दों पर भी डिबेट कर लीजिए तो उसमें कोई समाधान निकल जाए। हमेशा इस तरीके से लड़ने से कुछ नहीं होगा। संजीव वर्मा जी, भास्कर चुग जी आ रहे हैं आप दोनों के पास। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा शांति का दान दे दीजिए दोनों। मैं आ रही हूँ आप दोनों के पास। त्रिखा साहब देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप, अब देखिए संजीव वर्मा जी ने इतने घोटाले गिना दिए हैं, कांग्रेस के इतने घोटाले गिना दिए, कांग्रेस भी गिनवा रही है, लेकिन अपनी सरकार में क्या चल रहा है वो देखने की नौबत किसी को नहीं आ रही है अभी तक। और एक इसमें प्लस पॉइंट मुझे जो दिख रहा है, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या इसको समझा जा सकता है। देखिए 2019-20 का मामला है, जब 19-20 में जब ऋण लिया था 65,982 करोड़ जो था वो ऋण था। अब उसकी भुगतान जो प्रतिशत थी वो 95.98%, यानी कि 95% के करीब तो उसका भुगतान किया गया। लगभग। सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने 95% अपना कर्जा जो है उसको दे दिया, पे कर दिया उसको। लेकिन उसके बाद आज की डेट के अंदर मेन मुद्दा जो सोचने की बात है, वर्मा जी जो गुस्से में आ जाते हैं कि अगर हित की बात करो जनता के लिए तो भाजपा वाले ये सोचते हैं कि हम कांग्रेस में हैं, प्रेस की बात करो तो समझो आती है।
क्योंकि यहाँ पे जानबूझ के इंसान बन जाते हैं या बिल्कुल वो अपना बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं, किसी की बात को समझने की कोशिश नहीं करते। तो वर्मा जी, हमारा सिर्फ आपसे कहने का मतलब ये है कि जब पिछली सरकारों ने 95% अपना कर्जा माफ कर दिया, इस साल आपको ये सोचना भी तो चाहिए था कि हमारे पास जो कर्जा है वो 73,000 करोड़ रुपया है और हम बजट पास कर रहे हैं 56,000 करोड़ का। तो ये जो माइनस पैसा जो हमारे पास ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा, ये उतारेंगे कैसे? बजट को हम लिमिटेड से हिसाब में पेश करते और इस बजट के अंदर ये शो करके अपने आप में धामी जी भी कि जितने भी तुम्हारे एमएलए हैं जिनको आप पेंशन दे रहे हैं पिछले 5-5 साल की, 6-6 साल की, इनको बंद क्यों नहीं करते? ये आप बजट में क्यों नहीं लाए? सैनिकों का जो सम्मान था वो आप बजट में क्यों नहीं लाए? फालतू बातें जो आप हमें बता रहे हैं, सड़क है तो पर्यटन आएगा, पर्यटन भी तभी आएगा मालिक जिस वक्त आप उसको सहूलियत देंगे। जब उसको सहूलियत मिलेगी तो पर्यटक भी नहीं आएगा, फिर आपके संसाधन कहाँ से रह जाएंगे? ये जो पानी की या उसकी जो आप बता रहे हैं, बिजली की बता रहे हैं, इसके अंदर उत्तराखंड का हिस्सा क्या है? आपको ये भी मालूम होना चाहिए और पढ़ के आना चाहिए कि टिहरी का जो डैम बना है, ये टिहरी के डैम के अंदर उत्तराखंड को कितना हिस्सा मिलता है? तो मान्यवर एक दूसरे पे लाछन लगाने के बजाय उत्तराखंड की बात कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करनी है तो उसी के ऊपर पूरी डिबेट कर लीजिए। क्या जरूरत है उसको फिर उत्तराखंड के ऊपर बात करने की, उत्तराखंड के बारे में बजट बनाने की? आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपके सामने एक रास्ता होगा, हम टोल बढ़ा दें, टोल से पैसे, पर्यटक से पैसा वसूल करेंगे, खनन बढ़ा दें, गरीबों अपने मकान बनाने के लिए परेशान हो जाए, शराब के ऊपर लेवी बढ़ा दे, लोग बाग शराब की जो उसने पीनी होगी वो तो पिएगा ही पिएगा, चाहे 10 रुपए की शराब है वो 100 रुपए की लेके पिएगा। आप इन चीजों पे पैसा बढ़ाएंगे। जनता का जहाँ पर बुराई हो वहाँ पर अच्छाई की तरफ आप भी आर्थिक अपने स्थिति बरकरार रखेंगे, ना इसके अंदर करेंगे। अभी आपने काम शिक्षा पे कर रहे, शिक्षा के ऊपर आप कर रहे हैं, तो पहले भी बेचारे गरीब मीडियम लोग बच्चों की शिक्षा पे पैसा नहीं दे पाते, फीस नहीं दे पाते। आप क्या करेंगे? आपके पास कोई अहम मुद्दा ही नहीं है सिवा बात करने के लिए। अब लेके तो इंदिरा गांधी की बात ले आएंगे, राहुल गांधी की बात ले आएंगे, सोनिया जी की बात ले आएंगे, चिदम्बरम की बात ले आएंगे। आप मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? अगर मुद्दे की बात नहीं करनी होती, जिस दिन आप कहोगे ना मैं कांग्रेस के मुद्दे पे बोलूँ, उस वक्त में भाजपा के कई ऐसे नेताओं को दंगा कर दूंगा कि आप बैठने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं चाहिए किसी के बारे में कहना। बात अपनी कीजिए। हम उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड की जनता की फेवर की बात करें। हमें क्या लेना देना कि कांग्रेस क्या कर रही है, यहाँ में उसके नेता ने क्या किया, उसका पूरा भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार में कितने हैं यार? 16 आदमी को आपने कांग्रेस के भर्ती किए, उस वक्त तो भ्रष्टाचार में थे, कांग्रेस में आते ही वो सब हो गए, बड़े सीधे हो गए वो सारे के सारे। क्यों? क्योंकि वो भाजपा के नेता बन गए आके। वर्मा की बुरा मत मानना। आप भी उत्तराखंड के वासी हैं, हम भी उत्तराखंड के वासी हैं। हमें और 2, 4, 6, 7 महीने जिंदा रहना, हमें वो जिंदगी भर नहीं उत्तराखंड में रहना। लेकिन उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ सोचो, कुछ समझो, उसके लिए काम करो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है वर्मा जी, आप एक दूसरे पे नाच लगाने की जगह अपने प्रदेश की सोचो, अपने मंत्रियों को समझाओ, अपने उसके ऊपर काम करो। ठीक है संजय वर्मा जी। संजय वर्मा जी, संजय वर्मा जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया। भास्कर चुग जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी आप अपनी बात रखें। देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार को अनुत्पादक व्यय को अपने कम करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। अनुत्पादक व्यय में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके लिए सरकार को ही पहल कर दे सकती है। हमारे अधिकारी जो बड़े बड़े A क्लास के अधिकारी हैं, B क्लास के अधिकारी हैं, यदि देखा जाए तो इनके ऊपर अनुत्पादक व्यय बहुत ज्यादा होता है। आप इनको सैलरी दीजिए, लेकिन सैलरी के साथ साथ जो बहुत सारे इनके ऊपर अनुत्पादक व्यय होते हैं
कहीं इस चीज में, कहीं उस चीज में, उनको हमें रोकना होगा। उत्तराखंड के ऊपर मैंने तो आरटीआई में हासिल किया था। उत्तराखंड में उत्तराखंड जल विद्युत निगम नाम की एक बोर्ड है, उपक्रम है सरकार का। उन्होंने 1 घंटे का लंच किया, 30 लोगों का लंच था और 30 लोगों के लंच में 30,000 रुपए का खर्चा आ गया। मतलब एक आदमी के ऊपर 1,000 रुपए का लंच का खर्चा। जिस प्रदेश की जनता 30 रुपए का छोला चावल बाजार में रेहड़ी पे खड़े होकर खाने से पहले सोचे कि 20 रुपए कहाँ से आएंगे, उस प्रदेश के अधिकारी 30,000 रुपए का लंच कर जाएं, तो ये अनुत्पादक व्यय है। इसके अलावा सरकार को पहल करनी पड़ेगी। सरकार के विधायकों को, जो सरकारी विधायक है, सत्ता पक्ष के विधायक है, वो पहल करें। विपक्ष तो अपने आप आएगा सामने। सरकार के अधिकारी, सरकार के विधायक, सरकार के मंत्री पहल करें कि हम आधी तनख्वाह लेंगे, भत्ते नहीं लेंगे, क्योंकि हम प्रदेश की सेवा करने के लिए आएंगे। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि विपक्ष भी इसको फॉलो करेगा। इसके साथ साथ खनन का मैंने पहले भी जिक्र किया। यदि खनन को मर्यादित तरीके से, खनन को सही तरीके से एक अच्छी नीति बना के करवाया जाए, तो जो खनन से आज प्राइवेट लोग, जो एक ट्रैक्टर मालिक 50,000 डंपर का मालिक बन जा रहा है, बहुत अमीर होता जा रहा है, वो अमीर हमारा उत्तराखंड प्रदेश होगा। आप ये देखिए, उत्तराखंड में यमुना नदी है। कोर्ट के आदेश से यमुना नदी पे, इस नदी पे जो आसम वेस्टलैंड वाला एरिया है, इससे 10 किलोमीटर की परिधि में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उत्तराखंड जो यमुना नदी के उत्तराखंड वाले जो किनारा है, इस पे तो खनन प्रतिबंधित है। इस पे तो खनन नहीं हो सकता 10 किलोमीटर के एरिया में, हालांकि इसका अवैध खनन होता है। लेकिन जो इसका दूसरा वाला किनारा है, जो हिमाचल की तरफ पड़ता है, वहां पर मैडम आप विश्वास कीजिएगा, खुद जाकर देख लीजिएगा, ड्रोन से चेक करवा दीजिएगा, वहां पर 30 स्टोन क्रशर लगे हुए हैं यमुना के दूसरे बैंक पे। मतलब वहां पे खनन हो रहा है और वही खनन सामग्री हिमाचल से उत्तराखंड में वैध और अवैध तरीके से आ रही है। खनन सामग्री उत्तराखंड की ही है, उत्तराखंड से ही उड़ रही है, आ रही है वे वाया हिमाचल। तो इस चीज की अगर हम एक नीति बनाए कि यदि इधर बंद है तो उधर भी बंद हो, यदि उधर बंद खुल रहा है तो इधर भी खुल रहा हो। कोर्ट से हम बात कर सकते हैं इस बारे में, क्या किस तरीके से सरकार जाएगी। सरकार को काम करना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी। तो इस पे अगर काम करेंगे तो खाली यमुना से, सिर्फ खनन से, एक छोटे से पछवादून के एरिया से सरकार को कई हजार करोड़ रुपए की आय हो सकती है। जो ये आय होगी, ये कर्जा उतारने में मददगार होगी। तो इन चीजों पे सोचना पड़ेगा। उत्तराखंड की जड़ी बूटियां बहुत सारी हैं, उत्तराखंड के उत्तराखंडी उत्पाद बहुत सारे हैं। आपने बुरांश का नाम सुना होगा, आपने कापल का नाम सुना होगा। हम इन चीजों का प्रचार नहीं कर पाए। जब हम दिल्ली आईएसबीटी पे आते हैं मैडम, तो आईएसबीटी पे हिमाचल सरकार का सेब के फलों के जूस का स्टॉल लगा मिलता है। उस स्टॉल से कितनी बिक्री होगी ये नहीं पता, लेकिन उस स्टॉल से इतना जरूर है कि पूरे देश के अंदर एक आईएसबीटी पे होने की वजह से दिल्ली के मैसेज जाता है कि हाँ जी, हिमाचल के फलों का जूस हमें पीना चाहिए, और लोग पीते हैं। आय किसे होती है? हिमाचल सरकार को। इस तरह से उत्तराखंड का बुरांश का जरूर जूस जो हम प्रमोट कर सकते हैं, चक्राता का राजमा हम प्रमोट कर सकते हैं, चक्राता का पहिया का आलू हम प्रमोट कर सकते हैं, गंगा जल को हम प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं, लाल चावल को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ये बहुत कुछ प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन समस्या है कि हम अपनी सरकार का अपना गुणगान करने में लगे हुए हैं, दूसरे की बेइज्जती करने के प्रयास करने में लगे हुए हैं, दूसरे की सही बात को ना सुनने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, टोका टाकी करने में लगे हुए हैं। आंकड़े हमारे पास नहीं है, हम ये सब नहीं करते। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम से पैसा लेना है, वो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उनको लगातार उनका पैसा दे रहे हैं। कहाँ तक चलेगा? हम उत्तराखंड जो हमारा गढ़वाल मंडल विकास निगम है और कुमाऊं मंडल विकास निगम है, इनको हम अच्छी तरह से विकसित कर सकते हैं। जब हम यहाँ से दिल्ली बस में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो रास्ते में हमारी बसें प्राइवेट ढाबों पे रुकती हैं, जहाँ पर यात्री उन बसों से उतरकर हजारों रुपया उन ढाबे वालों को देते हैं एक बस से। और बहुत सारी बसें हमारी जाती प्राइवेट ढाबे वालों के पास। यही ढाबे यदि गढ़वाल मंडल विकास निगम के और कुमाऊं मंडल विकास निगम के हो, तो वो सारी की आय जो है उत्तराखंड सरकार को मिलेगी। उत्तराखंड सरकार का कर्ज भी कम होगा और विकास के रास्ते भी खुलेंगे। ठीक है संजीव वर्मा जी, बहुत से ऐसे आयाम बता दिए आपको, ऐसे बहुत से सुझाव दिए हैं भास्कर चौक जी ने, जिसमें आप जो आयाम है स्थापित कर सकते हैं आपने यहाँ। संजीव वर्मा जी,
चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। त्रिखा साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जो सुझाव भास्कर चुग जी ने दिए, आपको क्या लगता है, किन मायनों में आप उनके समर्थन में होंगे या विपक्ष में? क्या ये जो सुझाव है, ये करने से सरकार को कोई फायदा हो सकता है? सीधा सीधा फायदा होगा। आज 70 विधायक हमारे देहरादून में हैं। सब मैं तो एक मोटी सी बात करता हूँ, मैं छोटे छोटे विकास की बात नहीं करता। हमारे यहाँ 70 विधायक हैं। पिछले 20 साल से 70 विधायक रहे। सब 70 विधायकों को उनको पेंशन मिल रही है, उनको भत्ते मिल रहे हैं। ठीक है, जिस वक्त तो रूलिंग पे है, विधायक पद पे है, उस वक्त उनको भत्ते दीजिए, उनको गाड़ी घोड़ा दीजिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। उसके बावजूद अगर वो 5 साल का एमएलए है, 10 साल से एमएलए है, उनको पेंशन देने की क्या जरूरत है? अगर हम उनको पेंशन दे रहे हैं, उसी पेंशन को रोक लिया जाए तो हमारे पास हर साल कम से कम 7 करोड़ रुपया तो बचता ही है। उन 7 करोड़ रुपयों से अपना कर्जा भुगतान नहीं किया जा सकता? किया जा सकता, लेकिन नहीं, नियत नहीं है देने की। क्यों? तो अपना फायदा उठाना है, चाहे उसमें कांग्रेस के भी एमएलए हैं और भाजपा के भी एमएलए हैं। आज परसों फ्राइडे को मान सरकार ने ये घोषणा की कि जितने पुराने एमएलए हैं या विधायक हैं, इन सब की पेंशन बंद कर दी गई। उनकी पेंशन बंद होने के बाद क्या उन्होंने हड़ताल कर दी? क्या उन्होंने आंदोलन कर दिया? किसी ने विरोध कर दिया? नहीं, ये सरकार को पावर है। हाँ जी, हाँ जी, संजीव जी बैठे। हाँ जी, चलिए संजीव जी, आवाज मिल पा रही है संजीव जी? अगर ये छोटे से भी बजट को कम कर लेना मैडम, तो कई चीजें दूर हो सकती हैं। बिल्कुल। संजीव वर्मा जी, पब्लिक की मैं आ रही हूँ त्रिखा साहब। संजीव वर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? उनके पास जवाब नहीं है मैडम, उनके पास जवाब हो, किसी को कहने की हिम्मत हो, वो बात सुने और जवाब दे दे। सुबह एक दूसरे को लाठा लगाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इसी वजह से वो किसी सुझाव को सुनना पसंद नहीं करते, और उन सुझाव को अगर यहाँ सुनेंगे तो वो अपने आकाओं के पास नहीं कर जाएंगे। तो अगर हम छोटा मोटा टैक्स जनता पे लगाते हैं, सब्जी पे लगाते हैं, टोल टैक्स पे लगाते हैं, या पेट्रोल बढ़ाते हैं, उससे पोजीशन हल नहीं होने वाली। कितना पैसा इकट्ठा करेगा? 73 करोड़ रुपया निकाल लेंगे क्या इनसे? दूसरी कलर अलग है। ठीक है, भास्कर चुग जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, ये जिस तरीके से एक पेंशन का जो मुद्दा उठाया है, आप दोनों ने इसका समर्थन किया, और इस बात का समर्थन मैं भी करती हूँ। अगर देखिए, हमें किसी से भी सीखना पड़े तो कुछ गलत नहीं है। इस मामले में हम पंजाब की सरकार से सीख सकते हैं, जहां उन्होंने सीधे सरकार ने ये एक फरमान जारी कर दिया, ऐलान कर दिया है कि अब विधायकों को एक ही पेंशन मिलेगी। बिल्कुल, कोई इसमें बुराई नहीं है। और एक ही पेंशन, मैं तो कहता हूँ कि स्वेच्छा से ही अगर हमारे माननीय, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भाजपा के हों, मैं तो खुले दिल से कहता हूँ, मैं कांग्रेस नेता की तरह नहीं बोल रहा हूँ, मैं उत्तराखंड के एक साधारण नागरिक की तरह बोल रहा हूँ। जिस राज्य में एक रिक्शे वाले को छोले चावल की 20 रुपए और 30 रुपए की प्लेट खाने से पहले सोचना पड़ता है कि मेरी जेब में 30 रुपए इकट्ठे नहीं हुए, उस राज्य के अंदर हमारे विधायक जो है कई हजार रुपए, कई लाख रुपए पेंशन भत्ते वेतन के रूप में लें, तो मुझे ये उचित नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं तो इस पक्ष में हूं कि विधायक स्वेच्छा से, हर पार्टी के विधायक स्वेच्छा से मात्र इतना लें जिसमें उनके घर का गुजारा चल सके। आप जो राजनीति में आते हैं, आप राजनीति में देश की सेवा करने आते हैं, प्रदेश की सेवा करने आते हैं, और उत्तराखंड के विधायकों का तो कद ही दूसरा होना चाहिए। ये तो शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए आज विधानसभा में आए हैं, तो आपको तो स्वेच्छा से अपनी पेंशन छोड़ देनी चाहिए। मैं दोनों पार्टी के विधायक से कहना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है। लेकिन इसके लिए यदि सत्ता पक्ष पहल करेगा तो विपक्ष को मजबूर होना पड़ेगा करने के लिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि पेंशन क्या, भत्ते क्या, तनख्वाहें क्या, ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, संजीव वर्मा जी, अब आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, या तो आवाज नहीं मिल पा रही है या जवाब नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा है। बहुत समय से संपर्क उनसे टूटा हुआ है।
असल में मैं आस्तिक आदमी हूँ, भगवान पे बड़ा विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है कि भगवान ने इनकी आवाज इस तरह बंद कर रखी है कि चाहे माइक के माध्यम से कर रखी हो, चाहे ये जवाब इनके पास ना हो इस माध्यम से कर रखी हो। ये बीच में टोकते हैं, बदतमीजी टोकते हैं, इसलिए इनको ऐसा कर दिया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। त्रिखा साहब देखिए, एक ये तो सबसे बेस्ट उदाहरण है पंजाब का जो हमने लिया पेंशन के लिए, और भी कई ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिसमें हम जो पर्यटन को है वो बढ़ावा दे सकते हैं, आम जो वहाँ की चीज़ें हैं। अब देखिए चारधाम यात्रा हुई, इसमें भी जो उत्तराखंड का पर्यटन था, उस उत्तराखंड की जो कला है, जो वहाँ के लोगों की कला है, स्थानीय निवासियों की कला है, उसको हम चारधाम यात्रा के जरिए प्रमोट कर सकते थे, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। मैडम बिल्कुल आपकी बात सही है। हमने पहले भी बताया था, हमने अभी पिछली जगह में ये लग गया था कि पहाड़ के ऊपर बहुत चीजें हैं, जैसे कि एक फूल है, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसका गर्मियों में शरबत बनता है, दुराज का फूल, दुराज के फूल का शरबत बनता है, गर्मियों में सेब के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये इजीली कुटीर उद्योग में काम आ सकता है, कुटीर उद्योग वहाँ बन सकते हैं। वहाँ पर कई ऐसे फल फ्रूट है जिनको हम ड्राई करके उसको पैकेट में बेचा करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मनोज जी ने कहा कि दिल्ली के ISBT के ऊपर हमारे शिमला के स्टॉल लगे हुए हैं, सेब के जूस लगे हुए हैं, सेब के संतरों के जूस लगे हुए हैं, गढ़वाल उसका सॉरी क्या नाम है अपना, हमारे अपना हिमाचल का उसके अंदर बैनर लगा हुआ है। ये चीज हम आराम से देहरादून में भी कर सकते हैं, ISBT में कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे कर सकते हैं, रास्ते के अंदर कर सकते हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले मनोज जी ने कहा कि रेलवे आप हाईवे पे जाइए, बड़े बड़े आपके होटल दिखाई देंगे, वहाँ पर 10 रुपए की चीज 50 रुपए की मिलती है। अगर यही गढ़वाल मंडल या कुमाऊं मंडल अपने रेस्टोरेंट अच्छे ढंग से खूबसूरत ढंग से चेयर वगैरह लगा के बनाए बेचे, वो 10 रुपए की चीज अगर 20 रुपए की बेचेगा तो भी 10 रुपए गढ़वाल मंडल या कुमाऊं मंडल को मिलेंगे, वो भी सरकार के काम आएंगे। उसके लिए भी कई ऑप्शन है, कर्जा भी दूर हो सकता है, उसके लिए बेरोजगार भी दूर हो सकता है, और साफ सुथरा सामान भी मिल सकता है। लेकिन उस पर उनका ध्यान इसीलिए नहीं जाता क्योंकि इनको चाहिए मोटा पैसा, किससे ज्यादा पैसा हमें इनका मिले। आपको याद होगा कि पहले या दूसरी डिबेट के अंदर आपने फिर मुस्कान दी जिस वक्त इसकी खनन की बात हुई थी, और मैंने ये कहा था कि खनन के अंदर एक नमूने के ऊपर 10 ट्रक आते हैं। अभी आपने मनोज जी ने कहा है कि हिमाचल के अंदर स्टॉक माल होता है, उत्तराखंड में आता है माल। त्रिखा साहब थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, भास्कर चुग जी हैं हमारे साथ। भास्कर जी जी भास्कर हाँ भास्कर जी, मनोज भास्कर जी तो है नहीं, भास्कर चुग है मेरा नाम। अच्छा भास्कर चुग जी, तो हमारी कल भी शायद आपसे यही बात हुई थी, ये जितने भी माइंस ओनर हैं या जो क्रैशर जो चलाते हैं, इनका जो पैसा गढ़वाल का पैसा उसमें हिमाचल में जाता है, कच्चा पैसा उधर से बन के वापस आता है, उसका दुरुपयोग होता है, और उस वक्त आपको पता के बाद तुरंत छापे मारने शुरू हो गए। बिल्कुल 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 शुरू हो गए, रोकथाम शुरू हो गई, खत्म हो गया वो काम, इलेक्शन खत्म हो गए, फिर मुद्दे चालू हो गए। चीजें सबसे बड़ी ये है कि जब हम अपने आप को नहीं देखेंगे, हम अपने आप को काम नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं, तो नहीं हो सकता। हमने अपनी जिंदगी के अंदर 36 साल जो उत्तराखंड के अंदर पत्रकारिता में काटे, हमें कोई नहीं कह सकता कि हमने अपने स्वार्थ के लिए किसी पार्टी को या किसी व्यापारी को या किसी बंदे को हमें परेशान किया हो। हमने जब भी सोचा, हमने उतना ही सोचा कि हमारी प्रेस चलती रहे, हमारे काम चलते रहे, हम पे किसी का कर्जा ना हो और किसी का हम पे दबाव ना हो, तो सफल काम होना चाहिए और जनता के हित में होना चाहिए। लेकिन ठीक है त्रिखा साहब, ठीक है त्रिखा साहब, समय मुझे इतनी ही इजाज़त देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार इस समय कर्ज में डूबी हुई है, कर्ज पर कलह लगातार जारी है, अब देखना होगा कि ये कर्ज किस तरीके से उत्तराखंड की जो सरकार है वो चुका पाएगी और आगे विकास के नए आयाम स्थापित कर पाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे NB न्यूज़।